नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है करंट अफेयर सेशन नंबर 33 में। ये सेशन हमारा 23 जुलाई के लिए है और इस सेशन में हम जिन 4 एडिटोरियल्स पे बात करेंगे, पहला है कोऑपरेटिव सेक्टर के रिफॉर्म्स, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम ओलंपिक ग्लोरी की बात करेंगे। उसके बाद एक बेहद जटिल एडिटोरियल हमने सिंप्लीफाई कर दिया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी एंड नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। और उसके बाद हम बात करेंगे चाइना का छुपा हुआ रहस्य, वहां के कर्मचारी वर्ग का जबरदस्त शोषण। बहुत अच्छे एडिटोरियल हैं, सभी सीरियस एस्पायरेंट्स को बहुत लाभ होगा। ये रहा 23 जुलाई का हिंदू अखबार और ये उसके 4 एडिटोरियल्स। तो तैयार हैं आप सभी, काम शुरू करें। ये हमारे अलग अलग जीएस पेपर 2, 3, 4, 5 यानी कि जीएस पेपर 2, 3, 4, 5 में जीएस 1, 2, 3, 4 आ जाता है, प्रीलिम्स अलग हो गया और पेपर 1 में आपका ऐसे हो जाता है। इसके अलावा आपके ऑप्शनल्स अलग होते हैं। जो कुछ हम आपको यहाँ पढ़ा रहे हैं आपको कहीं ना कहीं प्रीलिम्स में, मेंस में, सब जगह काम आएगा ही आएगा। तो कृपया अपनी तैयारी उस हिसाब से रखिए। आज का हमारा पहला एडिट जो कि सेशन 33 है, जीएस 2, 3 ऐसे और प्रीलिम्स के लिए काफ़ी यूजफुल हो सकता है। याद रखिएगा, जो कुछ आप पढ़ रहे हैं ना, हर चीज़ या तो आपको एमसी के रूप में कहीं काम आएगी या सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में काम आएगी। रिफॉर्म्स इन कोऑपरेटिव सेक्टर एंड द वर्डिक्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो बहुत प्यारा ये एक एडिट है, हमारी पॉलिटी से जुड़ा हुआ है और क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का भी इशू आ जाता है इसमें करोड़ों लोगों के जुड़ने की वजह से, इसलिए जीएस 3 भी कवर हो जाता है, ठीक है भैया। सहकारिता क्षेत्रों में रिफॉर्म्स की और एक पुनर्जागरण की ज़रूरत तो है, क्योंकि बहुत सारे कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस जो भारत की हैं, एग्री कोऑपरेटिव्स, नॉन एग्री कोऑपरेटिव्स, क्रेडिट कोऑपरेटिव्स, वो सही ढंग से चल नहीं रही हैं। क्यों नहीं चल रही हैं? क्योंकि उनमें राजनीतिक दखलंदाजी बहुत बढ़ गई है और बहुत सारी बीमारियों ने वहाँ जन्म ले लिया है। बिसेट विथ मैलेडीज का मतलब होता है बहुत सारी बीमारियों ने जन्म ले लिया। ये वो मेलोडी इतनी चॉकलेटी वाली मेलोडी नहीं है, दिस इज मेलेडी। जो 97th संवैधानिक संशोधन यूपीए की सरकार ने 2012 में पास किया था, उसका एक लक्ष्य था इसी गलत तरीके से चलने वाले कोऑपरेटिव सेक्टर को ठीक करने की कोशिश करना, रिजॉल्व दिस क्राइसिस। और भारत की हजारों 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 कोऑपरेटिव्स को ऑटोनॉमी देना, स्वायत्तता, डेमोक्रेटिक बनाना, लोकतांत्रिक और प्रोफेशनलिज्म से उनको भर देना, यानी पेशेवराना अंदाज से काम करना। लेकिन उसको लेके चुनौतियां मिली कि भैया ये अमेंडमेंट ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये राज्यों के कोऑपरेटिव्स को लेकर कानून बनाने की सीमा का उल्लंघन कर देता है। सो द यूनियन कैन नॉट इंक्रोच इनटू द स्टेट्स टेरिटरी, ऐसा करके उसको लीगल चुनौती दी गई। आज जुलाई में 2021 में भारत के उच्चतम न्यायालय ने बोल दिया कि हाँ भाई साहब, बात तो बिल्कुल सही है, ये जो संशोधन था ये तो संवैधानिक है ही नहीं। लेकिन उसका एक हिस्सा संवैधानिक है, एक हिस्सा असंवैधानिक है। तो कौन सा हिस्सा असंवैधानिक है? टू द एक्सटेंट दैट द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अप्लाइड टू द कोऑपरेटिव अंडर स्टेट कंट्रोल। जितने भी सहकारिताओं पर राज्यों का नियंत्रण होना चाहिए, वहां तक की हद में यह संविधान संशोधन गलत था। तो बहुत सीधी सी बात है, अगर आप ऐसे कोऑपरेटिव्स को सुधारने के लिए निकले हो जहां क्वाजी फेडरल प्रिंसिपल अप्लाई होते हैं, अर्धसंघीय सिद्धांत, तो वो कर पाना तो बहुत कठिन काम है और शायद वो एडवाइजेबल भी नहीं है। तो सरकार ने तब 2012 में 97 अमेंडमेंट से क्या चेंज किया था? एक नया हिस्सा हमारे पूरे संविधान में जोड़ा गया था, पार्ट 9B। कोई भी स्टूडेंट जब अर्बन लोकल बॉडीज, रूरल लोकल बॉडीज पढ़ता है तो उसको पता है कि उसके साथ साथ ये कोऑपरेटिव्स वाला चैप्टर भी उसको पढ़ना है। समझ में आ गया? उस अमेंडमेंट ने ये बहुत स्पष्ट कर दिया था कि व्हाट स्टेट लॉज ऑन कोऑपरेटिव्स कुड एम टू अचीव, कि राज्य अपने कानून बना ले, हमको कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन उन कानूनों का स्वरूप, उन कानूनों का फ्लेवर, उन कानूनों का टेक्सचर कैसा होना चाहिए, ये उसने परिभाषित करने की कोशिश की थी। सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा दिया है उसको, जिसमें माइक्रो डिटेल्स भी थे कि भाई कोऑपरेटिव्स में सबसे ज़्यादा निदेशकों की संख्या क्या हो सकती है, आरक्षण की स्थिति SC ST विमेन की क्या होगी, इलेक्टेड लोगों का कार्यकाल कितना होगा वगैरह। सुप्रीम कोर्ट ने इस हिस्से को खत्म कर दिया है।
तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही सरल क्वेश्चन ऑफ लॉ को एग्जामिन किया, वेदर दिस अमेंडमेंट एंक्रोच्ड ऑन द लेजिस्लेटिव डोमेन ऑफ द स्टेट। ठीक है, कि राज्यों की विधायी शक्तियों का हनन हुआ कि नहीं, और उसने कहा कि बिल्कुल हुआ है। और क्योंकि लेजिस्लेटिव डोमेन का राज्यों में यूनियन घुस गया था, इसलिए भारत के 50% से ज्यादा स्टेट से इसका अनुमोदन होना आवश्यक था। जैसा कि जीएसटी कानून का 2017 में केंद्र सरकार ने सबको समझा बुझा के करवा लिया था, लेकिन इस कानून के लिए नहीं हुआ और पार्लियामेंट में 2/3 मेजोरिटी चाहिए। इससे पहले, मतलब सुप्रीम कोर्ट से पहले, गुजरात उच्च न्यायालय ने भी इसी वजह से इसको अमान्य करार दिया था और सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की पीठ ने इसको 2-1 मेजोरिटी से अपहोल्ड किया है डिसीजन को। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन राज्यों की सहकारिताओं पे लागू होता है, मल्टीपल स्टेट कोऑपरेटिव्स पे नहीं। तो ये जो है ना 50% स्टेट्स शुड रेटिफाई, अब ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होने वाला है, पत्थर की लकीर साबित होने वाला है। भारत की केंद्रीय संसद की विधायी पहुंच में ये 50% स्टेट शुड रेटिफाई आगे के लिए बहुत बड़ा रिमाइंडर बन गया है, क्योंकि तब की केंद्र सरकार ने मान लिया था, क्योंकि 97th अमेंडमेंट ने कोऑपरेटिव सोसाइटी सब्जेक्ट इन द स्टेट लिस्ट को तो टच भी नहीं किया था और केवल ये बताया था कि जो कानून तुम बनाओगे उनके फ्लेवर क्या होने चाहिए, इसलिए ये तो संवैधानिक ही होगा, इसलिए 50% रेटिफिकेशन नहीं लगेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हटा सावन की घटा, ऐसा नहीं होगा, कानून को पढ़ के आओ सही ढंग से और उसके बाद कानून बनाओ। लेसन लर्न क्या है दोस्तों? एनी अटेम्प्ट बाय यूनियन टू इवन रिस्ट्रेन द एग्जिस्टिंग पावर्स ऑफ स्टेट्स एंड नॉट टू ऑल्टर द पावर बैलेंस, वो तो कर ही नहीं सकते, विल अट्रैक्ट द 50% रेटिफिकेशन नॉर्म। तो आगे के लिए अब ये सारी सरकारों के लिए एक बड़ा रिमाइंडर है, क्योंकि कोई भी राज्य अब क्या है, वो तो सिंपल स्टेरी डिसाइसिस का लॉजिक लेके सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएगा। द एप्रीहेंशन बाय एक्सपर्ट्स, बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने ये कहा है कि ये जो नया सहकारिता मंत्रालय सरकार ने जून जुलाई में घोषणा की है 21 में, उसके जो अलग अलग निहितार्थ हैं उसमें बहुत सारा स्टेट्स पे कंट्रोल करने की मंशा है। वो डर अब थोड़ा थोड़ा सच होता दिख रहा है, लेकिन साथ ही साथ ये बात भी उतनी ही सच है कि भारत में चल रहे हजारों कोऑपरेटिव्स के सुधार पे बहुत काम किया जाना बाकी है। तो मैं आपको फिर बता दूं, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स पे सेंटर का कंट्रोल हो सकता है, सिंगल स्टेट कोऑपरेटिव पे नहीं हो सकता। आगे समझ में भैया? तो ये था लिमिट्स ऑफ कोऑपरेशन, सहकारिताओं की सीमा। तो ये एग्जाम के लिए जरूरी है भैया, ध्यान से कर लेना। The cooperatives are beset with many operational and management problems, but no move by the center can affect states as relevant legislative competence at all in purely state cooperatives। ये इसकी समरी है। सेशन को लाइक और शेयर कर लो, चैनल से जुड़ जाओ, अपने साथियों को भी जोड़ो, और आप कोई इसकी वैकल्पिक समरी निकालना चाहते हैं तो वो निकाल के लिख दीजिए। अरे नहीं सर, इसी समरी में दम फूल रहा है, वैकल्पिक समरी का मत बोलो सर, आप मतलब क्या कर रहे हो सुबह सुबह, ऐसा मत करो यार दोस्त हैं। प्यारे साथियों, मैं आप सभी को इन्वाइट करता हूँ 23 अगस्त से शुरू होने वाले इस अद्भुत, शानदार और अतुलनीय कोर्स में, जिसमें मैं आपको पूरा 360 डिग्री अपने हाथों से हैंड होल्डिंग करता हुआ लेकर जाऊंगा, एक एक चीज़ पढ़ाऊंगा और आपको इतना मज़ा आएगा और आपकी यूपीएससी की ऐसी तैयारी होगी जो आपने आज तक सोची भी नहीं होगी। आज के आज हमारी साइट पर आइए, कोर्स की सारी जानकारी लीजिए, कमेंट थ्रेड में भी ये लिंक हमने दी है, हमारी टीम से बात कीजिए और आपको पता चलेगा कि कैसे ये कोर्स अनेक अन्य विकल्पों से कई गुना बेहतर है। आइए जुड़िए, बहुत मज़ा आएगा। 23 अगस्त 2021 से बैच शुरू हो जाएगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूं, अगर आप आज के आज ज्वाइन करते हैं तो आपको हमारी शानदार सीए बूस्टर प्रीमियम सीरीज और पावर ऑफ 10 एडिटोरियल एनालिसिस सीरीज का इमीडिएट एक्सेस एक ही दिन में मिल जाएगा। सीए बूस्टर के आपको आज की तारीख में 270 सेशन लगभग 1-1 घंटे के हैं, रेडी मिलेंगे पढ़ने के लिए आज से, और पावर ऑफ 10 के लगभग 60 सेशन आपको लगभग 2-3 ऊपर नीचे हैं, हर सेशन 2-2 घंटे का है, एक में 10-10 एडिटोरियल का एनालिसिस है, अलग अलग अखबारों का, पहले दिन तैयार मिल जाएगा। तो कोर्स शुरू होगा उसके पहले ही आप ये पढ़ाई शुरू कर सकते हैं आपकी। आगे बढ़िए, पूरे कॉन्फिडेंस से एनरोल कीजिए, ये आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। आई वेलकम यू टू दिस कोर्स। आज का दूसरा एडिट हमारा है इन सर्च ऑफ गोल्ड, GS 1-4 ऐसे प्रीलिम्स में यूजफुल हो सकता है। याद रखिएगा कि ये जो GS 4 का पेपर होता है ना प्यारे साथियों, जिसको हम एथिक्स, इंटेग्रिटी, एप्टीट्यूड बोलते हैं, नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा, अभिरुचि, इसमें बहुत सारी एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें आ सकती हैं, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि वो चीज़ें भी आपको पढ़ाते चलूँ। और हमारी ये सीरीज इतनी अच्छी है कि जिसने सीरियसली कर लिया, आनंद परमानंद की स्थिति गारंटीड है भैया। तो दोस्तों, अब ओलंपिक की प्यारी प्यारी बातें कर लिए जाएं।
देखिए, सारी दुनिया में ओलंपिक का एक नशा होता है। सारे स्पोर्ट्समैन जो हैं उनके लिए अपने आप को ओलंपियन कहलाना ये जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। भले ही वो वहाँ जीते ना जीते, वो एक अलग बात होती है। तो ओलंपिक का जो जादू है एक सदी से पुराना, वो क्यों है? क्योंकि उसकी एक बड़ी एंड्यूरिंग एबिलिटी है टू कैरी प्रेस्टीज फॉर द विनर्स। जो जीत गया ना, वो तो सारी जिंदगी के लिए सेट हो गया। उसकी इतनी रेपुटेशन उसके अपने देश में और दुनिया में बन जाती है कि उसके बाद उसको एज फार एज प्रेस्टीज एंड रेपुटेशन इज कंसर्न कभी कुछ करना ही नहीं है। तो ये तो बहुत बड़ा अट्रैक्शन है। जो जीत के नहीं आते वो भी अपने नाम के आगे ओलंपियन लगाते हैं और उसका एक सम्मान है भाई, क्योंकि आसान नहीं है। टोक्यो 2020 ओलंपिक अगस्त 2021 में शुरू हुआ। बेचारा बड़ा खराब नसीब वाला ओलंपिक रहा है। पैंडेमिक ने इतनी मार मारी जापान को कि उसके बेचारे सैकड़ों सैकड़ों, जो शिंजो आबे साहब प्रधानमंत्री जब थे तो उन्होंने हज़ारों हाइड्रोजन फ्यूल कारें टोक्यो की सड़क पे दौड़ा दी कि दुनिया भर के लोग आएंगे और अचंभित रह जाएंगे कि जापान हाइड्रोजन में कितना आगे निकल गया है। तो पूरा हाइड्रोजन ही हो गया। तो प्यारे दोस्तों, सारे कोविड प्रोटोकॉल के साथ जापान का दूसरा ओलंपिक शुरू हुआ। पहला 1964 में था। दो तरह के इवेंट हैं। एक में तो स्पेक्टेटर्स ही नहीं होंगे, सारे खाली स्टेडियम, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जानते हैं आईपीएल पूरा खाली स्टेडियम से हुआ जिसमें से ज्यादा आवाजें निकली। टोक्यो एंड फुकुशिमा में होंगे, और दूसरे होंगे जहां हजारों स्पेक्टेटर्स या सैकड़ों स्पेक्टेटर्स अलाउड होंगे, मियागी और शिजुओका। जापान के सिटीजन्स धीरे धीरे ओलंपिक के फेवर में आ गए। पहले 80 to 90% विरोध में थे। ओलंपिक विलेज के सिस्टम में आपको पता है एक पूरा आइसोलेटेड सिस्टम बन जाता है, एशियाड हो या ओलंपिक हो। वहां पर कुछ कोविड के केसेस रिपोर्ट होना शुरू हुए, लेकिन उस सब के बावजूद ओलंपिक को रोका नहीं गया। जिन देशों ने आज तक पिछले 100 सालों में ओलंपिक को एस कर लिया है, अमेरिका, रूस, चीन, यूरोप के देश और ऑस्ट्रेलिया, ये सबसे आगे हैं दुनिया में। भारत 1900 से अभी तक केवल 28 मेडल मात्र जीत पाया है। हम हॉकी में एक तरफा सरताज होते थे, लेकिन जब से हॉकी का कैरेक्टर एस्ट्रोटर्फ और स्पीड ने चेंज किया तो हम वहां भी हारने लग गए। मॉस्को 1980 के बाद हम जीते ही नहीं हैं। दोज हु डिड वेल बिकेम रोल मॉडल्स फॉर इंडियन। भारतीय अपनी ओलंपिक विक्ट्रीज को लेके बहुत इमोशनल हो जाते हैं। पीटी ऊषा हो या मिल्खा सिंह साहब हों, जिन्होंने 1984 और 1960 में 1984 में पीटी ऊषा पिलाविला कंडी थेक्के पराम्बिल ऊषा 1984 में ब्रॉन्ज लेकर आई और मिल्खा सिंह 1960 में लेकर आए थे। तो मिल्खा सिंह साहब जो फ्लाइंग सिख थे, उनकी तो पूरी जीवनी को अभी इकोनॉमिस्ट ने ऑबिचुरी में इतने खूबसूरती से उभारा था। थोड़े से इंटरनेशनल मैगजीन्स वगैरह भी आप पढ़ा करो। मैंने आपसे अभी स्कोर्ट्स के बारे में बताया था ना, पावर ऑफ 10 की जो मेरी सीरीज चलती है, उससे बेहतर एडिटोरियल सीरीज कहीं मिल जाए तो बता देना। उसमें मैं इकोनॉमिक्स के भी एडिटोरियल्स लेता हूँ लगातार, साइंटिफिक अमेरिकन के भी लेता हूँ। तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके इंटेलेक्चुअल लेवल का एक अलग ही गेम हो जाता है। तो आइए जुड़िए कोर्सेज के साथ, तभी मजा आएगा। प्यारे दोस्तों, तो भारत की टैली जो है, समय के साथ क्या हुआ कि हॉकी और एथलेटिक्स से भी डाइवर्सिफाई हो गई। शूटिंग, टेनिस, बैडमिंटन, रेसलिंग, बॉक्सिंग, वेट लिफ्टिंग, ये अच्छी बात है। हमारा बेस्ट परफॉर्मेंस 2012 लंदन में 6 मेडल्स का था। भारत को अभी भी अपना जो इतना व्यापक डेमोग्राफिक डिविडेंड है, हम युवाओं का देश है, इसमें तो कोई वो ही नहीं है। मीडियन एज हमारी 28 है, इसको भी लेके कोई डाउट नहीं है। इस पूरे पोटेंशियल को हम मेडल्स में कैसे कन्वर्ट करें, बस हमारा संघर्ष वही है। कहीं ना कहीं तो जाके ये पूरा होगा ही, जल्दी हो जाए तो बेहतर है। एवरी मेडल अर्न विल बूस्ट इंडियाज होप, और हमारे स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट मिलेगा। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, ओलंपिक का जो जादू है वो पैसे से बहुत ज़्यादा है। और ये इससे पता चलता है कि नोवाक जोकोविक भी जो हैं वो ओलंपिक के नाम पे तो बिल्कुल एकदम से कि मुझे तो करना ही है। ये है पूरी कहानी। मज़ा आया आपको दोस्तों? ओलंपिक्स, द हाईएस्ट प्लेटफॉर्म इन स्पोर्ट्स, इज नॉट ओनली अ पर्सनल विक्ट्री फॉर द पार्टिसिपेंट बट ऑल्सो होल्ड्स अ मिरर टू द नेशनल एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म टैलेंट इनटू परफॉर्मेंस। तो कमेंट थ्रेड में बताइएगा दोस्तों, अगर भारत के लिए मैं आपको बोलूं कि आप भारत के प्रधानमंत्री हैं और आपने स्पोर्ट्स पोर्टफोलियो अपने पास रखा है, अब बताइए अगले 16 सालों में भारत को एक ओलंपिक महाशक्ति बनाने के लिए आप कौन से 10 कदम उठाएंगे, है ना? मुझे बताना जरूर आप कमेंट में। आज का तीसरा लेख जो है ना, अभी तक के हिंदू के अलग लेखों में अगर सबसे जटिल अंग्रेजी लिखने का गोल्ड मेडल, अभी ओलंपिक की बात हुई थी ना, तो अगर सबसे जटिल अंग्रेजी लिखने का गोल्ड मेडल अगर किसी भाई साहब को दिया जाना चाहिए तो वो ये दादा को देना चाहिए। अब प्रोफेसर हैं और वो भी एजुकेशन क्षेत्र से,
तो भाषा तो जटिल ही लिखेंगे। मैं कभी नहीं समझ पाया ये प्रोफेसर लोगों को आज तक किसी ने बताया क्यों नहीं कि जटिल भाषा अच्छी बात नहीं होती, सरल भाषा अच्छी बात होती है। अब आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट जब इस एडिट को पढ़ोगे तो ये पूरा बाउंसर निकल जाएगा सिर पे से। तो मेरा व्यक्तिगत मानना 30 सालों के मेरे एजुकेशन करियर में है कि सिंपल लैंग्वेज इज द बेस्ट लैंग्वेज, बट अनफॉर्चुनेटली बड़ा जटिल लिखते हैं लोग। लेकिन चिंता नहीं है, अपुन इधर बैठा है तुम्हारे लिए, टेंशन लेने का नहीं बॉब। इंडियाज न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनईपी एंड द नीड फॉर डेमोक्रेसी। शुरू करें दोस्तों। अब बहुत अच्छा एडिट लिखा है भाई साहब ने। हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी की अनुशंसाओं में अभी जो 4 राज्य स्तरीय पाठ्यक्रम बनाने ना, स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क, अभी तो सीधा सीधा आपको GS1 GS2 में सब जगह काम आने वाला है। इसको बहुत अच्छे से कर लेना बेटा। इज बीइंग गिवन टू SCERT। तो NCERT ने क्या कहा, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल ट्रेनिंग रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने, कि जो राज्यों के SCERT है, तुम एक काम करो, NEP के तहत जो 4 राज्य स्तरीय पाठ्यक्रम बनाने ना बेटा, ये तुम लोग बनाओ। मैं तुमको कुछ गाइडलाइन दे रहा हूं लेकिन तुम बनाओ। ये 4 कौन से पाठ्यक्रम हैं? स्कूली शिक्षा कैसी होगी, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ECCE कैसी होगी, टीचर एजुकेशन कैसा होगा TE, और एडल्ट एजुकेशन कैसा होगा, चौथा AE। ये याद रखना, ठीक है? SEECCE TE AE। अब ये प्रक्रिया जो है ना, ये बड़ी लंबी प्रक्रिया होती है। NCERT सबसे पहले टेम्पलेट देता है आपको स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क बनाने के, फिर वो बन के आएंगे, फिर वो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में फीड किए जाएंगे, फिर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क के लिए गाइडिंग डॉक्यूमेंट का काम करेंगे। बेसिकली NEP कहता है, सरकार कहती है, एजुकेशन मिनिस्ट्री कहती है, प्रधान साहब कहते हैं, हम NCF को समावेशी बनाना चाहते हैं, राज्यों पे थोपना नहीं चाहते हैं। अच्छी बात है। तो ये ऑथर कहते हैं कि मैसिव डेटा कलेक्शन वर्क किया गया है, हज़ारों लोगों की ओपिनियन ली गई है, NCERT के टेम्पलेट भरवाए जा रहे हैं पूरे भारत में, और इसका लक्ष्य यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा ओपिनियन ले लो, क्योंकि लोकतंत्र है। वो बोलते हैं बहुत अच्छी बातें करो, लेकिन इसमें भी एक गड्ढा है, वो बताएंगे। वो बोलते हैं कि देखो, जो क्वेश्चनर बनाता है, जो टेम्पलेट बनाता है, ये तो उसके ऊपर है कि वो कौन सी रिकमेंडेशंस को प्रमुखता से ऊपर लाना चाहता है और कौन सो को दबा देना चाहता है। डिज़ाइन ऑफ द क्वेश्चनर इटसेल्फ कैन बी बायस्ड। दूसरी बात, एक बार डेटा सेंट्रली कलेक्ट होता है, उसके बाद उस डेटा की कैसी क्लीनिंग, कैसी फिल्टरिंग, कैसी टेम्पलेटिंग होती है, ये तो डेटा कलेक्ट करने वालों के हाथ में होता है ना। तो दे में सिंपली ट्विस्ट द डेटा टू फिट देयर ओरिजिनल प्री कंसेप्शन। समझ में आया? सवाल यह है कि द क्वेश्चन ऑफ व्हाट द मेजॉरिटी वांट्स एंड व्हाट शुड बी डन मे बी टू एंटायरली डिफरेंट थिंग्स। इस सवाल का तो कोई जवाब ही नहीं है। हो सकता है कि मेजॉरिटी ये बोले कि अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन में इंग्लिश होनी चाहिए एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, लेकिन क्या ये जरूरी है कि ECCE में बिल्कुल छोटे बच्चों के लिए अंग्रेजी ही हो? प्रायर टू द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, अब जो नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, उसके पहले भी बहुत ओपिनियन गैदरिंग होती थी, लेकिन अल्टीमेटली NEP जो बन के हमें दिया गया है वो क्या है? यहाँ पे काफ़ी गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि NEP एक ऐसी वर्कफोर्स तैयार करना चाहता है जो मार्केट की नीड को फुलफिल करे। NEP में इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। उसका प्राइमरी लक्ष्य इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करना, उसका प्राइमरी लक्ष्य डेमोक्रेसी को स्थापित करना, डेमोक्रेटिक मूल्यों को स्थापित करना, लोगों को फ्री थिंकर्स बनाना, ये नहीं है। तो यहां से अब ये गंभीर हो गया है एडिट। NEP में ऐसे बहुत सारे शब्द घुसा दिए गए, वैल्यूज, कैपेबिलिटी, स्किल्स, लेकिन ये सब एक ही चीज के साथ जस्टिफाई कर रहे हैं, मार्केट बदल रहा है और मार्केट में नौकरियों के लिए क्या चाहिए वो कराना है हमको। मतलब ये पूरा एक यूटिलिटेरियन पॉलिसी बना दी गई है। एक लिस्ट बार बार रिपीट हुई है, पेडागोजिकल रिकमेंडेशन, लेकिन ये नहीं बताया कि वो कौन से मापदंड थे जिससे अलग अलग स्तरों की पेडागोजी को तय किया गया। अब जब आप फाउंडेशनल स्टेज की बात करते हैं, ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन प्लस पहली क्लास और दूसरी क्लास, यानी 3 से 8 साल के बच्चों के पहले 5 स्कूली वर्ष, उसको इन्होंने 1 स्टेज कह दिया है। लेकिन ECC में और क्लास 1 और 2 में तो बिल्डिंग बदल जाएगी, टीचर बदल जाएगा, टीचरों की सैलरीज अलग अलग होंगी, लोग अलग अलग होंगे, संस्थान अलग अलग होगा। तो ये एक ब्लॉक कैसे बनाया आपने? फ्रॉम द टीचिंग पर्सपेक्टिव, अगर हम ये माने कि एक 4 साल का बच्चा और 6 साल का बच्चा हमको आपस में तुलना करनी है, तो उस वक्त NEP बोलता है दिमाग के अंदर जो साइनेप्सेस का फॉर्मेशन होता है, ग्रोथ ऑफ ब्रेन मास होता है, ये इंपॉर्टेंट होता है। ऑथर कहते हैं आई एम सॉरी, आई डिसएग्री,
इस समय 4 साल के बच्चे और 6 साल के बच्चे की तुलना करनी है तो व्हाट मैटर्स इज सेल्फ रिस्ट्रेंट, डीलिंग विद एडल्ट्स, कंसंट्रेशन स्पैन, बिहेवियर। तो आपने उन चीजों को इतना प्रमुखता से क्यों नहीं लिया? ये सारे इश्यूज नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन से गायब हैं, जिसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने गाइड किया है। तो बच्चों की साउंड डेवलपमेंट पर असर आएगा। लेकिन एनईपी ने जो प्रॉब्लम्स अब क्रिएट की हैं उनको मिनिमाइज करने का तरीका यह है कि आप एसईसीआर रिपोर्ट, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन रिपोर्ट की मदद लीजिए और बीएनई रिपोर्ट, जाकिर हुसैन बेसिक नेशनल एजुकेशन रिपोर्ट की मदद लीजिए। SECR or BNE. SECR, what it has done is analyze and organize the data from a democratic perspective, keeping in mind the vision of the individual, society and democracy. SECR जब बना था उसने लोकतंत्र को पहले रखा और उसके हिसाब से वैल्यू सेट की, उसके हिसाब से पेडागोजिक सिस्टम सेट किए, उसके हिसाब से डे टू डे फ्रेमवर्क बनाया, ओवरऑल फ्रेमवर्क ऑफ वैल्यूज एंड डायरेक्शन दिया, करंट प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशन सिस्टम और पब्लिक ओपिनियन। बीएनई जो था प्यारे दोस्तों, बेसिक नेशनल एजुकेशन रिपोर्ट, उसने चीज़ों को बड़ा स्ट्रक्चर्ड तरीके से निकाला। एजुकेशनल एम फ्रॉम द विजन ऑफ सोसाइटी, करिकुलर ऑब्जेक्टिव वो आए एजुकेशनल एम से, और कंटेंट आया करिकुलर, मतलब एक से दूसरे से तीसरा एक उसने पूरी लिंक बनाई। बीएनई में वो कहते हैं कि सबसे पहले आते हैं लोकतांत्रिक मूल्य और एक इंटेलेक्चुअली रिच व्यक्तिगत लाइफ, उसके बाद आता है इकोनॉमिक। एनईपी 2000 बोल रहा है कि तुम सबसे पहले तो इकोनॉमी पे ध्यान दो, मतलब उसकी स्किल्स बनाओ, नौकरी लो, बाकी चीजें हम देख लेंगे। तो मतलब शिक्षा को उस दिशा में मोड़ दिया गया, ऐसा इनका कहना है कि एनईपी बिल्कुल उल्टी बात कर रहा है बीएनई से। सारा करिकुलम फ्रेमवर्क भारत में 1980 से जो भी बना वो भारत की वर्तमान समस्याओं के बोझ में दब गया, और गोल ऑफ टीचिंग प्योरली चाइल्ड सेंटर्ड ये बात की गई। What India needs is to first put all the democratic ideals at the center of education, सिर्फ फैशनेबल नहीं, सिर्फ लिप सर्विस के लिए नहीं, लेकिन ढांचागत तरीके से, और आसपास सारा फ्रेमवर्क। नहीं तो क्या होगा, संविधान अपनी बातें अलग करता रह जाएगा, और जो नागरिक बन बन के स्कूलों से निकलेंगे उनको ना तो संविधान की समझ होगी, ना दायित्वों की, कर्तव्यों की समझ होगी, ना अधिकारों की समझ होगी, और ना वो अपनी वर्किंग लाइफ में उन चीजों को महत्व दे पाएंगे। Collect as many opinions as you want, but ultimately an opinion matters only if backed by true arguments and facts, and to that extent NEP needs to be restructured in that direction. बहुत ही गंभीर बातें कर गए भाई साहब। ये था हमारा अगला एडिट। The new education policy focuses on economic issues first and offers framework solutions, while it should focus on issues of democratic ideals first and then go about framework and economic solution. मजा आया आपको? बहुत कठिन था यार, बहुत समय भी ले लिया इसने। चौथा जो एडिट है, आंखें खोल देने वाला एडिट है, GS14 ऐसे और प्रीलिम में यूजफुल होगा। मैंने अपने चाइना वाले लंबे चौड़े 3.5 घंटे के लेक्चर में आपको इंडिकेट करके बताया था कि रूरल वर्कर्स का एक्सप्लॉइटेशन हुकऊ सिस्टम के माध्यम से कैसा होता है। अब ये उसी दिशा में आपकी आंखें खोल देने वाला एक एडिट है, चाइनीज वर्कर्स लॉस्ट द गेम। किस प्रकार चीन के करोड़ों 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 फैक्ट्री मजदूरों का पूरा पूरा शोषण हो रहा है और उनके सारे अधिकार हैं ही नहीं। चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने 100 वर्षों का पूरा हैप्पी बर्थडे शी जिनपिंग सेलिब्रेट किया जुलाई 2021 में, उनका पहले साल से एक ही दावा रहा है, वी आर द वैंगार्ड ऑफ द चाइनीज वर्किंग क्लास। चीन में जितने भी फैक्ट्री वर्कर्स हैं, कामगार हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, मैं उनका संरक्षक हूं, झंडा बरदार हूं पहले दिन से। लेकिन जो एक्चुअल कंडीशन है चाइनीज वर्किंग क्लास की और उनकी जो पॉलिटिकल पावर है, 2021 के चाइना में उनको पूरी तरह से कुचल दिया गया है कंपेयर टू जो वादे पहले किए गए थे पहले 50, 60, 70 सालों में। 1921 में जब ये कम्युनिस्ट पार्टी बनी थी तो उसके पहले से चाइना में लेबर मूवमेंट की हिस्ट्री 19वीं सदी से थी। तो कम्युनिस्ट पार्टी ने क्या किया, खुद को लेबर मूवमेंट के अंदर एम्बेड कर लिया, और ये तो तब जब पीआरसी बना भी नहीं था 1949 में। उसके बाद पीआरसी बन गया, माओ जेडोंग के हाथ में सत्ता आ गई। तो माओ जेडोंग ने क्या कहा, उन्होंने कहा प्रोलिटेरियन वर्क एथिक और सोशलिस्ट कंस्ट्रक्शन देश का होगा। आपको पता है ना, कम्युनिज्म में प्रोलिटेरिएट यानी सर्वहारा वर्ग वर्सेस बुर्जुआ यानी मिडिल क्लासेस, कैपिटलिस्ट क्लासेस का संघर्ष होता है। तो माओ जेडोंग ने प्रोलिटेरियन वर्क किया और उन्होंने जो बहुत भारी उद्योग धीरे धीरे लगाने शुरू किए, उसमें काफ़ी फेलियर भी हुई। उसमें पार्टी स्टेट ने, नहीं चाइना का पार्टी स्टेट है ना, एक पार्टी और वही देश भी है, तो चाइना के पार्टी स्टेट ने अपने वर्कर्स के वेजेस बढ़ाए, लेबर प्रोटेक्शन बढ़ाया और परमानेंट एम्प्लॉयमेंट क्रिएट की। आज के चाइना में ये तीनों चीजें खत्म की जा चुकी हैं। कैन यू बिलीव इट? सबसे आसान तरीका उस वक्त ये था
कि जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसने क्या किया, सारी कंपनियों में, सारी फैक्ट्रियों में अपने कम्युनिस्ट पार्टी के सेल्स क्रिएट कर दिए, और पार्टी के जो काडर थे उन्होंने वर्कर्स के साथ रिश्ते बनाए। धीरे धीरे कम्युनिस्ट पार्टी की छत्र छाया में जितने भी मजदूर थे, किसान थे, उनके अधिकार मजबूत हुए और क्रेडल टू ग्रेव वेलफेयर सिस्टम क्रिएट हुआ। बताइएगा कमेंट सिस्टम में क्रेडल टू ग्रेव क्या होगा। लेकिन 1965 से 76 की जो कल्चरल क्रांति माओ लेकर आए थे, उसमें उन्होंने खुद की पॉलिटिक्स को बचाने के लिए पूरे चीन का कबाड़ा कर दिया था। डेंग जाओपिंग तक जेल पहुंच गए थे। तो जब डेंग वापस आए तो उनको समझ में आएगा कि बहुत ये पुराना सिस्टम गलत था, तो उन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म और मार्केटाइजेशन शुरू किया। इसको कहते हैं लेटर डे अलाइनमेंट। चाइना ने दुनिया के साथ इंटीग्रेट किया और मार्केटाइजेशन को स्ट्रेटजी बना दी। प्रॉफिट बढ़ाओ, एफिशिएंसी बढ़ाओ, वर्कर्स के अधिकार धीरे धीरे सब तरफ खत्म होने लग गए। स्टार्टिंग विद द स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस इटसेल्फ, प्राइवेट की तो बात ही मत करो। परमानेंट एम्प्लॉयमेंट सिस्टम को खत्म करके लेबर कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम ले आए। फैक्ट्री मैनेजर और डायरेक्टर को बहुत ताकत दे दी, पहले ऐसा नहीं होता था। हायर और मिडिल रैंक में अब सारे टेक्नोक्रेट और बिजनेस ग्रेजुएट आने लग गए। ज़मीनी स्तर से फैक्ट्री में 10 साल 20 साल काम किए हुए लोग नहीं। रूरल माइग्रेंट लेबर करोड़ों का एकदम सस्ते में अवेलेबल था, तो दुनिया भर की बड़ी कंपनियां चाइना पहुंच गई। एक पूरी तरह से शोषणकारी वर्क कल्चर क्रिएट हुआ, जिसमें चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ने चारों तरफ कैमरे लगा के पुलिस को हाथ में डंडा दे के वर्कर्स को ही दबाना शुरू कर दिया। वर्कर्स बहुत नाराज हो गए, वर्कर्स ने आंदोलन करने शुरू कर दिए। लेकिन चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ने हार्मनी, स्टेबिलिटी का गाना गाते गाते, और उनको ये पता था कि अगर वर्कर्स ने विरोध कर दिया तो चाइना का पूरा मॉडल ही खत्म हो जाएगा, तो उन्होंने क्राइसिस मिटिगेशन के लिए नए नए कानून बनाने शुरू किए। अब उन्होंने क्या बदमाशी की, उन्होंने रूल ऑफ लॉ नहीं क्रिएट किया, जिसमें लोगों के अधिकार होते हैं और कानून सबसे ऊपर होता है। चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ने वर्कर्स को दबाने के लिए रूल बाय लॉ बना दिया। रूल बाय लॉ का क्या मतलब होता था, कानून के जरिए राज करना। उन्होंने ऐसे कानून बनाए जो WTO के हिसाब से जरूरी भी थे कि आपके पास कानूनी ढांचा वर्कर राइट का होना चाहिए, जिसमें बड़े बड़े ग्रुप्स को तोड़ दिया जाता था और इंडिविजुअल लेवल पे वर्कर को नेगोशिएट करना पड़ता था। तो कहीं कोई विद्रोह सस्टेन तरीके से हो ही नहीं सकता था। आपको बात समझ में आ रही है। पैरेलल में क्योंकि चाइना पैसे बहुत कमा रहा था, तो उसने लोगों को सब्सिडीज दे दे के उनके मुंह बंद कर दिए और अपने सिक्योरिटी अपैरेटस को भयंकर टाइट कर दिया। सबको एक दूसरे के ऊपर जासूसी करने में लगा दिया। और धीरे धीरे उसने क्या किया, कम्युनिस्ट पार्टी के सामने जो गुस्सा था लोगों का, उसको स्थानीय एम्प्लॉयर्स और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की तरफ मोड़ दिया। और जैसे जैसे चाइना अमीर हुआ, कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने सदस्य 9 करोड़ के आसपास हैं, उनका प्रोफाइल ही चेंज कर दिया। जहां पहले केवल किसान, गरीब मजदूर ये आते थे, अब वहां केवल बड़े बड़े अमीर, प्रोफेशनल, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट आ रहे हैं। तो चाइना के करोड़ों रूरल माइग्रेंट वर्कर चाइना की मुख्य धारा में हैं ही नहीं। 3 चीजें हो गई पिछले 40 सालों में: इंडस्ट्रियल सिटीजनशिप खत्म, एम्प्लॉयमेंट सर्टेनिटी में जोखिम और वर्कर्स का मार्जिनलाइजेशन। ये है पूरी कहानी चाइना के नियो लिबरल कैपिटलिज्म की। आज का चीन कम्युनिस्ट के नाम पे धोखा है, वो कोई कम्युनिस्ट नहीं है। वर्कर एक्सप्लॉयटेशन 2400 घंटे चलता है और शी जिनपिंग के खोखले नारे इसके ठीक उल्टा हैं कि हम तुम सबका संरक्षण करेंगे। सच्चाई एकदम अलग है। आया मजा? तो ये कहानी थी चाइनीज वर्कर्स लॉस्ट द गेम। कम्युनिस्ट स्टेट ऑफ PRC इज नॉट अ वर्कर फ्रेंडली regime and the steady erosion in workers' rights since 79 has shown, though propaganda would have it otherwise। प्यारे दोस्तों, किसान संसद चल रही है दिल्ली में। किसानों ने बोला है ये कानून जो है रद्द करो। सरकार ने बोला रद्द करने के अलावा कुछ भी मांग लो। बहुत बड़ी बात DY चंद्रचूड़ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने बोली है कि भारत में बेल के मामले में 2 पैरेलल लीगल सिस्टम नहीं चलेंगे। एक अमीरों का, एक गरीबों का लीगल सिस्टम एक ही होगा। ऐसा करते हुए उन्होंने मध्य प्रदेश के एक बड़े नेता को दी गई बेल को खारिज किया और ये बोला कि हमें शौक लग रहा है ये देख के कि वहां के जज ने बोला कि मेरी जान को खतरा है। चल क्या रहा भाई। इजराइल ने NSO पे इन्वेस्टिगेशन बिठा दिया है। दुनिया के अलग अलग देशों ने NSA और पेगासस जासूसी मामले पे अपने अपने इन्वेस्टिगेशन बिठा दिए हैं। प्यारे दोस्तों, वैक्सीनेशन में अफ्रीका एकदम पिछड़ गया। ये ग्राफ देख के ही समझ में आ जाएगा। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर एक पूरा कॉन्टिनेंट 130 करोड़ की आबादी का पिछड़ गया, कितने देश हैं अफ्रीका में बताना दोस्तों, तो कल को तो सारे नए म्यूटेंट्स वहीं से निकल कर आएंगे, तो आपका वैक्सीन लगाना भी बेकार हो जाएगा।
तो नो वन इज सेफ अंटिल ऑल आर सेफ, लेकिन अब ये बात दुनिया के समझ में आए तो सही। बहुत बहुत बधाई हो, भारत का अपना बिटकॉइन आ रहा है दादा, आरबीआई की इलेक्ट्रॉनिक करेंसी आ रही है। आने वाले समय में इस पे मैं एक डिटेल सेशन क्रिप्टो करेंसी का अलग से लूंगा। सीसीआई और अमेजन का झगड़ा हो गया क्योंकि अमेजन ने फ्यूचर को आरआईएल को बेचने से लंबी चौड़ी लीगल लड़ाई लड़ी है। सीसीआई कहता है कि मुझे जो फैक्ट्स इसने दिए थे वो फैक्ट्स ही गलत थे। ओलंपिक के बहुत अच्छे इन्फोग्राफिक आज आए हैं, ये आपके स्टैटिक जीके के लिए बहुत यूजफुल होंगे। हमारे कोर्स के साथ ज़रूर तुरंत जुड़ जाइए। जुड़ते ही आपको इसके कुछ फीचर्स इमीडिएटली अवेलेबल करवा दिए जाएंगे, ताकि क्लासेस जब फॉर्मल एजुकेशन शुरू हो कोर्स सिलेबस का, उसके पहले आपके करंट अफेयर का अच्छा खासा रिवीजन हो चुका हो। आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द सेशन 34 फॉर 24 जुलाई के साथ हम आपसे भेंट करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।